नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में किया एशियन सीड कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 2025 का शुभारंभ। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का लोगो भी किया जारी। कहा, किसानों को सशक्त करने के लिए बनाई 6 स्तरीय रणनीति। पिछले 11 वर्षों में 44% बढ़ा खाद्य अन्न का उत्पादन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में लिया भाग। कहा, सहकारिता कृषि और मछली पालन से दूर हो रही है गरीबी और बढ़ रहा है रोजगार। भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार 2026 में भी तेज रहने की उम्मीद। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत बढ़ने के साथ 2027-28 में भी जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की जताई संभावना, जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान। समाचार अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट जल पुरस्कार की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं को दिए गए हैं, जिसमें एक प्रशासित पत्र, ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विजेताओं पर और जीवन में जल के महत्व पर क्या कहा। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एशियन सीड कांग्रेस 2025 को संबोधित किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना है। उद्घाटन समारोह में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का प्रतीक चिन्ह लोगो भी जारी किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने खेती को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे 3 उद्देश्य हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 2, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना अपनी जनता को। और नंबर 3, हमारे किसान लाभकारी खेती करें। हमारी बड़ी पॉपुलेशन आज भी
एग्रीकल्चर पर निर्भर है, डिपेंड है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। एक, हमको उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। तो दूसरा काम हमारा उत्पादन की लागत कम करना है। तीसरा है किसान को लाभकारी दाम देना। चौथा, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना। पांचवा, खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 44% बढ़ा है। खाद्यान्न में हमने देश को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो 1951-52 के बाद हमने अपने कृषि का उत्पादन लगभग 7 गुना बढ़ाया है और 8 गुना हमने तिलहन में वृद्धि की है, कपास में 10 गुना की है, गन्ने में 8.6% की है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से अब तक केवल फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन है वो 44% बढ़ा है। 2014-15 में ये था 252.02 मिलियन टन, अब ये 353.96 मिलियन टन। चावल में हमने 41%, गेहूं में 35%, मेज मक्के में हमने 75% और तिलहन में 55% से अधिक की वृद्धि की है। और लगभग खाद्यान्न में हमने न देश को केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी आज कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुपोषण की गंभीर समस्या के कारण सरकार ने बायो फोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने ही लगभग ऐसी 200 से ज्यादा किस्में विकसित करने का काम किया है। देश में आधे से ज्यादा गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्में उगाने का काम हो रहा है। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाता। क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज को विकसित करने में भी ICAR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीड सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा NSE राष्ट्रीय बीज निगम है, 17 राज्यों के बीज निगम है, 25 हमारी बीज प्रमाणन एजेंसीज हैं। चौहान ने कहा कि अगर किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएं जिन्हें हर साल बदलने की आवश्यकता ना पड़े, कृषक समुदाय की एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। हमारी कई परंपरागत बीजों की वैरायटीज़ को लोग आज भी संरक्षित करके रख रहे हैं। हम भी उसमें और इनोवेशन करके उनको संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी जैसी है जिसके बीज को हर साल बदलना पड़ता है। अब भारत में तो हजारों किस्में हैं बीजों की, उनको हर साल बदलना नहीं पड़ता। परंपरागत रूप से खेती होती चली जाती है। एक तर्क हो सकता है कि हाइब्रिड का मतलब तो बहुत अधिक उत्पादन है, इसलिए किसान जितना दाम देता है उससे कई गुना ज्यादा वापस उसके पास आता है। लेकिन मित्रों, क्या हम ऐसी वैरायटीज नहीं बना सकते कि जिनको हर साल बदलना ना पड़े? कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीज एक समस्या है। इसे बेचने वालों को रोकने के लिए हम सीड एक्ट ला रहे हैं। अगर कोई डीलर स्पूरियस सीड्स बेचता है तो उसको कैसे रोका जा सकता? हम सीड एक्ट ला रहे हैं। देवेंद्र जी, हमने तय किया संसद के बजट सत्र में हम पेस्टिसाइड और सीड दोनों एक्ट लेके आए, क्योंकि हम किसान को बर्बाद नहीं होने दे सकते। लेकिन हम कंपनी के साथ भी पूरा सहयोग चाहते हैं। मिलकर सरकार और आप इन समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं, इस पर विचार करें।
और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बैठक में कहा कि सहकारिता, कृषि और मछली पालन गरीबी दूर करने और रोजगार प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता, कृषि और मछली पालन से गरीबी दूर हो रही है और रोजगार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। और भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार अगले वर्ष यानी 2026 में भी तेज रहेगी। इसकी वजह घरेलू स्तर पर मांग बढ़ना है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनले द्वारा संकलित आंकड़ों में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मैक्रो इंडिकेटर स्थिर बने हुए हैं, जिससे नीति निर्माताओं को मौद्रिक और राजकोषीय दोनों उपायों के माध्यम से विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिल रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत बढ़ने की उम्मीद के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 में जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बीदर में गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे के दफ्तर के बाहर चल रहा है। उनकी मांग है कि गन्ने की कीमत कम से कम 3200 रुपये प्रति टन तय की जाए। किसान मंत्री से मिलकर अपनी बात वो रखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर खंड्रे अब तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इसी वजह से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये धरना जारी है और किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग मान नहीं ली जाती, आंदोलन आगे बढ़ेगा और तेज होगा। वहीं कर्नाटक की कुलबर्गी में गन्ना किसान फिर सड़कों पर उतर गए हैं। किसानों का आरोप है कि शुगर मिलों ने 3160 रुपये प्रति टन देने का वादा किया था, लेकिन अब 2900 से 3000 रुपये प्रति टन ही किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसान नाराज हैं और जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का साफ कहना है कि शुगर मिलों को तय कीमत देना ही होगा। बात करते हैं मौसम की। देश के उत्तरी हिस्से में जहां ठंड बढ़ती जा रही है, तो वहीं दक्षिण राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। IMD ने आज दक्षिण भारत के कई हिस्सों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव आज श्रीलंका तट के पास अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और द्वीप क्षेत्रों में अगले दौर में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कुछ में स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में 15 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2480 रुपए, जो कि 17 नवंबर को भी 2480 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की फर्रुखाबाद मंडी में गेहूं के भाव में तेजी रही। यहां 17 नवंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 2525 रुपए से 2535 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की हलवद मंडी में 15 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2575 रुपए, जो कि 17 नवंबर को 150 रुपए की छलांग लगाकर 2725 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 15 और 17 नवंबर को गेहूं का भाव 2550 रुपए पर टिका रहा। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में गेहूं और गेहूं के आटे की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में गेहूं की VL 832, WH 896, UP 2338, PBW 502 के अलावा कुछ खास किस्में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है।
वहीं पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार तीसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो दुनिया में जितनी भी फसलों का व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यापार गेहूं का होता है। भारत के गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल गेहूं का निर्यात 1,88,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 56.66 मिलियन डॉलर है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। बढ़ी हुई एमएसपी के फैसले के तहत कुसुम की एमएसपी में सबसे अधिक 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मसूर में 300 रुपए, रेप सीड में और सरसों में 250 रुपए, चना में 225 रुपए, जौ में 170 रुपए और गेहूं में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इन रबी फसलों में गेहूं की एमएसपी को देखें तो साल 2025-26 में रबी गेहूं की एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे इस साल बढ़ाकर 2,585 रुपए कर दिया गया है। इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1490 लाख 74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1378 लाख 25 टन की तुलना में 112 लाख 49,000 टन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1,62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में 5,837 मिलियन डॉलर आंका गया है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बताते चलें कि 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। खरीफ राम तिल पर 820 रुपए प्रति क्विंटल, खरीफ रागी पर 596 रुपए प्रति क्विंटल, कपास की खरीफ उपज पर 589 रुपए प्रति क्विंटल और खरीफ तिल पर 579 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुख्य खरीफ फसल धान की एमएसपी पर नजर डालें तो सामान्य धान की एमएसपी साल 2024-25 में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। कोंकण में ही किसान धान और रागी की पकी फसलों की भी कटाई कर लें। कोंकण में इस मौसम में लोबिया, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई की जा सकती है।
साथ ही यहाँ के किसान इस समय टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के किसान धान, प्याज और कपास की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय गेहूं, ज्वार और कुसुम की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंगफली, गेहूं और कुसुम की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान धान और ज्वार की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के तटीय और पहाड़ी इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मिर्च के नए पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। साथ ही यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई भी की जा सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों के किसान मक्का, कपास, मूंगफली, सुपारी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई कर लें। यहाँ इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में बिग कैट अलायंस COP30 में उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय खंड में घोषणा की कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि घोषित की गई है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर समन्वित छापेमारी की। डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की जा रही है।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ के अधिकारियों ने बेंगलुरु में नकली घी के एक बड़े रैकेट का भांडा फोड़ा है। अधिकारियों ने 1.26 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया, जिसमें 8,136 लीटर मिलावटी घी, मशीनरी, पाम ऑयल और नकद शामिल है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।